हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। तो पिछले जितने भी क्लासेस में हमने इंडियन पॉलिटी पढ़ा था, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। उसमें हमने जो 3 पिलर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी थे, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों को कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, जो कि पार्ट 1 होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 2 पार्ट्स आएंगे। एक पंचायती राज सिस्टम जो कि गांव में होता है, यानी रूरल एरिया में होता है, और शहर में जो होता है वो हमारा होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो आज हम पंचायती राज सिस्टम देखेंगे। और सबसे पहले क्या इस चैप्टर में हम देखेंगे वो देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि पंचायती राज सिस्टम होता क्या है और आखिर क्या जरूरत पड़ी पंचायती राज सिस्टम लाने की, जब हमारे पास पार्लियामेंट है ही, हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है ही स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली है ही, एमपीज है, एमएलएज है, जो सब एक तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबको तरक्की करने का एक तरह से हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पंचायती राज सिस्टम लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे, फिर देखेंगे कि बैकग्राउंड कैसे पंचायती राज सिस्टम हमारे कब आया और किन कमिटीज़ के थ्रू आया और कितने पुराने से ये हमारे इंडियन सोसाइटी का हिस्सा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कुछ आर्टिकल्स जो रिलेटेड है पंचायती राज सिस्टम से। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठेंगे। ठीक है, तो पंचायती राज सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। जितने भी एग्जाम्स हैं हमेशा उसमें से एक का एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है इससे, क्योंकि इसमें कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है उसे, और फाइनली हम कुछ कंक्लूजन में एक तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, पढ़ेंगे पंचायती राज सिस्टम का, और एक तरह से वो चैप्टर कैप्सूल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंचायती राज सिस्टम को। The Vedic Academy। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पंचायती राज सिस्टम की आखिर जरूरत क्या पड़ी, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी पंचायती राज सिस्टम की। तो देखिए, पंचायती राज सिस्टम का मेन मकसद जो है वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को इम्प्लीमेंट करना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज एक बहुत ही बड़ा एरिया ऑफ लैंड है, ठीक है, बहुत बड़ा एक स्टेट, ठीक है, हमारे केस में वो हमारा इंडिया होगा। ठीक है, तो इस बड़े एरिया को हम या तो कह सकते हैं कि कोई एक आदमी, ठीक है, वो एक आदमी जो रहेगा वो ही सारे फैसले लेगा इस पूरे बड़े एरिया के लिए। ठीक है, इससे काफ़ी फैसले में एकजुटता होगी, ठीक है, और फैसला सबके लिए बराबर होगा, ऐसा आपको लग सकता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी सबके पास सब पूरे एरिया का पावर, बहुत ही कम लोग या फिर सिर्फ एक व्यक्ति के पास ये सारा पावर होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक बहुत बड़े एरिया की, तो यह चीज़ बेस्ट ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि हो। क्यों, अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सपोज ये जो एरिया हमने अभी बनाया, इसमें कुछ इलाके में हो सकता है डेजर्ट हो, कुछ इलाके में हो सकता है बहुत घने जंगल हो, ठीक है, कुछ इलाके में हो सकता है बहुत अच्छी खेती हो, कुछ इलाके में सूखा होता हो। ठीक है, तो सभी जो इलाके हैं इनका रिक्वायरमेंट अलग है। यहाँ पे कुछ अलग डिसीजन मुझे लेने पड़ेंगे, यहाँ पे कुछ अलग डिसीजन मुझे लेने पड़ेंगे, तो सबका जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। ठीक है, तो इसके इस जगह का जो वासी है वही इस जगह के लिए सही फैसला ले सकता है। ठीक है, और वो इस जगह को ही अच्छे से एडमिनिस्टर कर सकता है। लेकिन वो अगर आदमी इस जगह के बाद अलावा यहाँ का भी फैसला लेने लगे तो हो सकता है वो उस जगह के लिए फैसला सही नहीं हो। ठीक है, तो एक तरह से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 4 इलाके हैं, चारों के लिए एक अलग अलग इंसान को नियुक्त कर दिया वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, और फिर एक फाइनल आदमी है जो कि इसको मॉनिटर करेगा सिर्फ। तो क्या होता है कि जो चारों इलाका है उनको उनके हिसाब से, ठीक है, उनके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ पे मुझे कुआं खुदवाना है, ठीक है, कहाँ पे मुझे रोड बनवाना है। ये आदमी अगर एक डायरेक्ट आदमी सबके लिए बताएगा तो हो सकता है कि कुआं की ज़रूरत किसी और जगह को थी और कहीं और मिल गया। ठीक है, तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी पावर को वहीं के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो देखिए, अभी तक हमने जो एमपीज और एमएलएज पढ़ा था वो भी एक तरह से छोटा फॉर्म में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ही था, कि अलग अलग जगह से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे। ठीक है, जो एमपीज थे वो एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे, और एमएलए भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली में छोटे छोटे एरियाज को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन ये जो छोटा एरिया है ये भी एक तरह से काफ़ी बड़ा एरिया होता है। ठीक है, टोटल देश को अगर हम सिर्फ 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटेंगे इंडिया को, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इटसेल्फ बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें काफ़ी बहुत ही बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट, इसमें काफ़ी कई हज़ारों या फिर हो सकता है 100 विलेजेस आ जाए। ठीक है, कई सारे, और सब विलेजेस का रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है।
ठीक है। तो पंचायती राज सिस्टम लाने का मकसद यही था कि जो छोटे छोटे काम हैं वो विलेजेस को अपना अधिकार खुद करने दिया जाए, ठीक है। तो विलेजेस को अपना एडमिनिस्ट्रेशन करने का पावर खुद देना ही पंचायती राज सिस्टम का मकसद था, कि पंचायत जो है वो अपने विलेज का रिक्वायरमेंट जानती है कि क्या उसे ज़रूरत है, तो वही अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उसका फैसला करे, ठीक है। सेम लागू होता है शहर में भी। शहर में भी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होते हैं, हर म्यूनिसिपैलिटी अपने शहर को अच्छे से एडमिनिस्टर कर सकती है, ठीक है। उसके लिए उन्हें अलग से टैक्स कलेक्शन का भी कुछ कुछ पावर मिलता है, जैसे हाउस टैक्स, ये सब जो होता है, फेयर टैक्स कंडक्ट करना, ठीक है। ये सारे वो कलेक्ट करके अपने शहर को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो यही होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और इसी के लिए पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि लोकल लोग ही अपने इलाके का यानी सेल्फ गवर्नमेंट बने, ठीक है। तो इनके पास पावर बहुत ही ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अपने शहर का जैसे साफ़ सफाई हो गया, ठीक है, रोड बनाना होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रोड बनाती है, जैसे कि आपको पता होगा बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन BMC जो है, या दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन DMC, इनका काम क्या है, ठीक है, रोड बनाना, साफ़ सफाई करना, ठीक है। ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं हमारे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। गाँव में हो सकता है कि कुआं बनवाना, कनाल्स बनवाना, ये सारे काम हो सकते हैं। अब देखते हैं बैकग्राउंड हिस्ट्री, कैसे कैसे ये हमारे इंडियन सोसाइटी का हिस्सा बना पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायत जो है ये बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है। आपको पता होगा कि जब आप पुराने राजा महाराजा कोई अगर आप टेलीविजन शोज देखते हैं तो उसमें भी आपको दिखता होगा कि पंचायत शब्द का जिक्र होता है, ठीक है। तो पंचायत बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसका जिक्र हमारे धर्मशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इनमें सब में जिक्र हुआ है पंचायत शब्द का, ठीक है। पंचायत में जो सरपंच होते थे वो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। तो राजा हमेशा से एग्जिस्ट करते थे, लेकिन राजा के नीचे छोटे छोटे गांव होते थे, वो सरपंच वहाँ पे ज़रूर होते थे, पंचायती राज जरूर होता था, ठीक है। तो पंचायत कोई न्यू टर्म नहीं है, पंचायत बहुत ही ओल्ड टर्म है, ठीक है। इसके बाद गांधी जी भी पंचायत को बहुत ही सपोर्ट करते थे, ठीक है। वो चाहते थे, उन्होंने एक टर्म दिया था ग्राम स्वराज्य। ग्राम मतलब गांव, ठीक है, विलेज, और स्वराज्य मतलब खुद का राज, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट। तो एक तरह से विलेज सेल्फ गवर्नमेंट ग्राम स्वराज का मतलब होता है। तो गांधी जी हमेशा चाहते थे कि पंचायत को मोर एंड मोर स्ट्रेंथ मिले, ठीक है। इसके अलावा अगर ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स में लॉर्ड राइपन ऐसे थे जिन्होंने इसे एक्नॉलेज किया था कि हाँ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जरूरी है इंडिया को एडमिनिस्टर करने के लिए, क्योंकि इंडिया काफ़ी बड़ा और डाइवर्स जगह है, ठीक है। तो एक यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हु इज़ द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो वो थे लॉर्ड राइपन, ठीक है। भले ही पंचायत बहुत पहले से एग्जिस्ट करते आया था, लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स में पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इसे एक्नॉलेज किया तो लॉर्ड राइपन को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन मैं बता दूँ, SSC में, CGL में और CHSL में, दोनों में करीब मतलब हमको लगता है 10 से 15 बार आ चुका है, ठीक है। हर साल ये आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा कि पंचायती राज सिस्टम की आवश्यकता क्या थी, और पंचायती राज सिस्टम का कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है हमारे देश में। लेकिन क्या पंचायती राज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो गया था, ठीक है। जब हमारा इंडिया फॉर्म हुआ फाइनली आज़ादी के बाद, और 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, तो क्या पंचायती राज उसी समय से लागू हो गया था? तो नहीं। देखिए, जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आर्टिकल 40 में पंचायती राज सिस्टम को जगह मिली। आर्टिकल 40 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल 40, जैसा कि आपको याद होगा, हम जब पढ़ रहे थे आर्टिकल्स और पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मैंने बताया था कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्ट करता है कि हमें आगे जाके इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो आगे जाके इसी आर्टिकल 40 के तहत फिर एक कमेटी बनाई गई 1957 में, जो था बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। ये काफ़ी सारे कमिटीज़ बने हैं पंचायती राज को लेके, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही, और SSC में सबसे ज़्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बलवंत राय कमेटी ने पहली बार पंचायती राज सिस्टम को फॉर्म करने का एक ये दिया एक तरह से रिपोर्ट, और वो 3 टियर सिस्टम को बनाना चाहते थे पंचायती राज सिस्टम। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले 3 टियर सिस्टम किस कमेटी ने रिपोर्ट में दिया था? तो 3 टियर सिस्टम का सपोर्ट किया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने, ठीक है। और इस रिपोर्ट के तहत फिर पहला पंचायत इस्टेब्लिश हुआ राजस्थान में, और फिर उसको फॉलो किया आंध्र प्रदेश ने। तो धीरे धीरे
सारे स्टेट्स में ये फॉलो हुआ, लेकिन सबसे पहले उसे लागू करने वाला कौन सा स्टेट था, वो था राजस्थान, और सेकंड पे फिर आंध्र प्रदेश। दोनों ने 1959 में से फॉलो किया और फिर आगे चल के सारे स्टेट्स ने फिर इन्हें लागू किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगेन बनता है कि कौन सा ऐसा स्टेट था जिसने सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को लागू किया, और वो थे राजस्थान। ठीक है, आंसर आपको याद रखना है। अब इसके बाद कई कमिटीज़ और बने और उन्होंने कई सारे अमेंडमेंट्स किए पंचायती राज सिस्टम में, और बीच में 2 टियर सिस्टम भी हुआ, लेकिन अगेन फिर 3 टियर सिस्टम हो गया। अब ये जो 2 टियर 3 टियर में बात हो रहा हूँ, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी आप ये जानिए कि 3 टियर सिस्टम किसने रिकमेंड किया था, बलवंत राय कमेटी ने रिकमेंड किया था। ठीक है, और सबसे पहले फिर ये बना था राजस्थान में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है आर्टिकल, या फिर एक तरह से कहें अमेंडमेंट, तो वो था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, तो 1992 में एक अमेंडमेंट लाके जो पंचायती राज सिस्टम है इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली। देखिए अभी तक ये आर्टिकल 40 में सिर्फ मेंशन्ड था। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में इसे कोई जगह नहीं मिली थी। कमेटी के जब रिकमेंडेशन आया तो पंचायती राज लागू तो कर दिया गया, लेकिन ये कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं था। इसके जो नियम थे कि कैसे काम करेगा पंचायती राज सिस्टम, इसका क्या क्या नियम होगा, कौन से पावर स्टेट्स को होगा, कितना पावर रहेगा, ठीक है, इसका फंडिंग कहाँ से आएगा, कितना टैक्स होगा, तो ये सारे कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। ये अपने अपने स्टेट्स अपने तरीके से फॉलो कर रहे थे। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बाद, ठीक है, जो 1992 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो पंचायती राज सिस्टम है इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली, और कहाँ मिली, पार्ट 9 में। ठीक है, आपको याद रखना है पार्ट 9, और इसके हिसाब से फिर एक नया शेड्यूल भी बना, शेड्यूल 11। तो शेड्यूल्स अभी तक आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से बताऊंगा। टोटल सबसे पहले 8 शेड्यूल्स थे, फिर बढ़ के 9 हुआ, फिर 10 हुआ, और फिर 2 और शेड्यूल्स आए 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आया शेड्यूल 11 जो कि पंचायती राज के लिए था, और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए था। तो दोनों मैंने बताया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए है। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल सिमिलर है, आपको याद रखना है। 1992 में आया है, जो कि इंप्लीमेंट हुआ था 1993 में, और इससे शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 रिस्पेक्टिवली ऐड होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, और पार्ट 9 में याद रखना है आपको, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कर रहे हैं, पार्ट 9 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। ठीक है, पार्ट 9 में जो आर्टिकल है वो है 243। अगर ये भी आप याद रख सकते हैं तो याद रखें, 243 में A-B-C करके बहुत दूर तक चलेगा, Z-G तक चलेगा, बहुत लंबा चलता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना है, आपको याद क्या रखना है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, पार्ट 9 और शेड्यूल 11 और 12 ऐड हुआ था, वो 74th से 12 ऐड हुआ था। ठीक है, तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो आपको याद रखने थे। तो अभी मैंने बताया कि जब बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर कमेटी का एक तरह से रिकमेंडेशन दिया था, तब वो फिर लागू हो चुका था 3 टियर कमेटी। तो वो 3 टियर क्या है, तो ये देखिए, ये है वो 3 टियर जो पंचायती राज सिस्टम है। जो सबसे ऊपर में रहता है वो है जिला परिषद, और जिला परिषद जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है। देखिए आपको याद रखना है, देखिए नाम ही है इसका जिला जो है ये डिस्ट्रिक्ट का हिंदी में बोला जाता है जिला। तो यही जिला परिषद जो है ये होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब जिला परिषद के नीचे जो जितने सारे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, ब्लॉक्स जो आप जानते होंगे, जिसमें BDO होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो वो जो ब्लॉक लेवल होता है, मंडल लेवल जो होता है, उस पे होता है पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति को कभी कभी मंडल परिषद भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि मंडल लेवल ब्लॉक लेवल एक ही है। ठीक है, और उसके नीचे जो 3rd लेवल होता है वो होता है विलेज लेवल, और ये होता है ग्राम पंचायत। ठीक है, तो एक ब्लॉक के अंदर कई सारे विलेज आ सकते हैं, तो सारे विलेज के लिए अलग अलग ग्राम पंचायत होंगे। तो देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट में एक जिला परिषद हो गया, उसके नीचे कई सारे पंचायत समिति हो गए या फिर मंडल परिषद हो गया, जो कि होगा कई सारे ब्लॉक्स के बेसिस पे, और उसके नीचे फिर होगा विलेज लेवल पे हमारे ग्राम पंचायत। ग्राम मतलब विलेज, पंचायत मतलब पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो ग्राम पंचायत होता है विलेज लेवल पर। तो आपको समझ आ रहा होगा 3 लेवल सिस्टम, 3 टियर सिस्टम क्या है। सबसे पहले जिला परिषद, उसके नीचे मंडल परिषद या फिर पंचायत समिति, और उसके नीचे आता है हमारा ग्राम पंचायत। ये है 3 टियर सिस्टम, और तीनों पे आपको लेवल याद रखने हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इनमें कौन कौन से इलेक्शन होता है, कैसे इलेक्शन होता है, ये आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको मैं बेसिक आपको थोड़ा बता देता हूँ, आइडिया एकदम बिल्कुल बेसिक, और वो है ग्राम सभा के बारे में। ठीक है, तो ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा कुछ नहीं, जो भी एडल्ट लोग हैं एक विलेज के, जो कि 18 साल के ऊपर हैं,
ठीक है, विलेज के जितने भी मेंबर जो 18 साल के ऊपर है उन्हें ही ग्राम सभा कहा जाता है, ठीक है। और ग्राम सभा ही वोट करते हैं ग्राम पंचायत में सरपंच ये सब के लिए, ठीक है। तो ग्राम पंचायत जो मैंने बताया अभी 3rd लेवल पे जो था, ठीक है, तो इसमें टोटल 5 से लेकर 30 मेंबर तक हो सकते हैं, ठीक है। और उसमें एक जो लीडर रहेगा वो होगा सरपंच, ठीक है, और बाकी जो कि पंच रहते हैं, ठीक है। तो ये जो सरपंच होता है ये विलेज के लेवल पे ग्राम पंचायत का लीडर होता है, ठीक है। तो इन सब का जो इलेक्शन होता है वो ग्राम सभा करती है, ठीक है। ग्राम सभा सुनने में एक नया टर्म लग रहा होगा पर कुछ नहीं है ये, बस जितने भी विलेज के लोग हैं जो कि 18 साल के ऊपर है उन्हें ही ग्राम सभा कहा जाता है, ठीक है। तो ग्राम सभा वोट करेगी एक तरह से सरपंच के लिए, फिर जितने भी सरपंच लोग हैं ये लोग मिलकर फिर ग्राम पंचायत समिति के लिए करते हैं। उसके अलावा कई लोग एक्स्ट्रा आते हैं, फिर जैसे हमारे BDO आ जाएंगे, ठीक है, MLA MP ये सब भी आने लगते हैं जब ऊपर आप लेवल पे जाएंगे। तो चलिए, इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप किस लेवल पे कौन से हैं वो याद रखें, ग्राम सभा का बेसिक आइडिया याद रखें। और अब इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं और पढ़ते हैं कुछ जो इम्पॉर्टेंट एक तरह से चैप्टर कैप्सूल का पार्ट जो कि पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी आपको याद रखने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहला चीज कि क्वेश्चन अगर आए इन विच आर्टिकल, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम इज मेंशन्ड, तो देखिए हमने भी पढ़ा था आर्टिकल 40 में मेंशन्ड है पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, जो कि DPSP का पार्ट है। क्वेश्चन में आए तो आर्टिकल 40 ही मारना है, ठीक है। 243 में भी हमने पढ़ा कि जितने भी पंचायती राज के नियम हैं वो आए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें फिर बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, इसलिए क्वेश्चन में आपको जब भी अगर ऑप्शन आर्टिकल 40 मिले तो आर्टिकल 40 ही मारिएगा, ठीक है। सेकंड, अब देखिए हु गेव द 3 tier सिस्टम फॉर पंचायती राज सिस्टम, तो देखिए 3 tier में हमने अभी पढ़ा था बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 tier सिस्टम दिया है, ठीक है, बिल्कुल ये आपको याद रखना है। अब देखिए बाय विच अमेंडमेंट पंचायती राज सिस्टम बिकेम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ये आया है, ठीक है, और ये लागू कब हुआ था 1993 में, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको एक और चीज़ याद रखना है कि किस लेवल पे कौन सा पंचायती राज सिस्टम का टियर है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने पढ़ा जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति या फिर मंडल परिषद, और विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो लॉर्ड राइपन, ये भी आपको याद रखना है, कई बार आ चुका है ये, और आर्टिकल 40 और ये अमेंडमेंट वाला, ये 3 क्वेश्चंस तो इतने बार रिपीट होते हैं क्या बताऊं, इवन बलवंत राय मेहता कमेटी भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है अब तक। अब देखिए हु गेव द आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज्य, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था, अभी अभी हमने पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पंचायती राज सिस्टम से जितने डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और आपको क्या एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना है ये भी आपको पता चल गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय। अगर आप इस चैनल का एफिशिएंटली यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां पर आपको सारे वीडियोस टॉपिक वाइज सीरियली मिल जाएंगे। इससे आपको वीडियोस खोजने में कोई परेशानी नहीं होगी।